अपनी तमाम तर समझदारी के बावजूद आप काफी भोले भाले इंसान हैं सुपरू जी। मैं सरस्वती को अगवा करके रखने के लिए अपने गांव वाली हवेली क्यों इस्तेमाल करूंगा? ऐसी कार्रवाइयों के लिए मैंने एक और ठिकाना बना रखा है जिसके बारे में मेरे खास बंदों के अलावा कोई नहीं जानता। मैंने हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात अपने लहजे में भरते हुए कहा, क्या वाकई? आप तो वाकई अकल हैरान कर देने वाली शख्सियत हैं और अपने काम के माहिर भी। अब मैं बेफिक्र हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर वो फखरिया लहजे में हंसा और फिर बोला, भगवान ने मुझे ले देकर दिमाग ही से तो नवाजा है सुपरू जी, और मुझे अपने दिमाग से काम लेना बहुत अच्छी तरह आता है। गोटी से 10 मील के फासले पर वाकई उस ठिकाने पर तो मैंने हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त से ही कब्जा जमा लिया था और उसका कानूनी मालिक भी बन गया था। लेकिन उस वक्त वो जगह एक उजाड़ बयाबान थी। किसी जमाने में वहाँ एक मुसलमान सेठ का चावल साफ करने का कारखाना था जो सेठ के विलायत मुंतकिल होने के बाद उजड़ गया था। वहाँ बनी अच्छी खासी कोठी की हालत भी खस्ता हो गई। मैंने कहा, और बंटवारे के वक्त मैदान बिल्कुल साफ देखकर तुमने उसे हथिया लिया। प्रदीप सेन ने मसरूर अंदाज में सर हिलाया और कहा, वो जगह मेरी जागीर जितनी तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी बड़ी अराजी है। कम से कम 12-15 एकड़ रकबा तो होगा। जेब में रुपया आया तो मैंने पहले भारी रकम लगाकर अराजी के गिर्द 10 फुट ऊंची 4 दीवारी तामीर करवाई और उस पर खारदार तार लगवाई। उसके बाद मैंने अहाते के सामने वाले हिस्से में दियार की लकड़ी का 12 फुट ऊंचा फाटक लगवाया और अकब में एक छोटा फाटक रखा। उसके बाद मैंने अच्छी तरह मुरम्मत करवा के हवेली को अपनी रिहाइश के काबिल बनाया। फिर उसके चारों तरफ बाग लगवाया और एक बड़ा सा तालाब भी बनवाया। मैंने उसकी बात पूरी होते हुए हंसते हुए कहा, यानी अपने लिए अय्याशी का महफूज तरीन अड्डा तैयार कर लिया। उसने जवाब में हंसने की बजाय संजीदा होते हुए कहा, उस ठिकाने पर जिसे मैंने सुनीता भवन का नाम दिया है, मैंने सिर्फ अय्याशी के मकसद के लिए इतना ढेर सारा रुपया खर्च नहीं किया। मैं हर रुपए के बदले में सैकड़ों रुपए कमाने का यकीन होने के बाद खर्च करता हूँ। मैंने उसकी बात पर हैरानी जाहिर की तो उसने कहा, लेकिन आप उस सुनीता भवन से कैसे रुपया कमाएंगे? वहाँ कोई नोट छापने की मशीन लगाने का इरादा है क्या? मैंने खुशगवार लहजे में बात की थी, लेकिन उसने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, मैंने आपको बताया था ना कि गोटी झील के किनारे वाली जमीन खरीदने के लिए मुझे बहुत बड़ी रकम जमा करनी है। सुनीता भवन को वो रकम हासिल करने के मेरे मंसूबे में मरकजी हैसियत हासिल है। वो इतना कहकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मैंने कुछ कहने की बजाय उसके बोलने का इंतजार किया। मुझे लगा कि वो कोई अहम इंकिशाफ करने वाला है। उसने मुझे मायूस न किया। बोला, मैंने आपसे अपने कारिंदों को कमांडो ट्रेनिंग देने की बात की थी ना, उन्हें वो ट्रेनिंग सुनीता भवन में ही दी जाएगी। उनमें से 6 हर वक्त सुनीता भवन में ही रहते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, जबकि बाकी 6 मेरी जागीर वाली हवेली पर तैनात हैं। अलबत्ता वो ट्रेनिंग के दौरान में सुनीता भवन मुंतकिल हो जाएंगे। सरस्वती को उठाकर लाने का काम सुनीता भवन में मुकीम मेरे कारिंदे अंजाम देंगे। मैंने कहा, आपके ये इंतजामात अकल शिश्तर कर देने वाले हैं। फिर तो वाकई कोई सरस्वती का पता नहीं लगा सकता। मेरी बात सुनकर उसने घमंड भरे लहजे में कहा, मैंने कहा है ना, मैं हमेशा पक्का काम करता हूँ। मैंने उसकी बात काटते हुए तारीफी लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक, और ये भी साबित हो गया कि आप कोई घाटे का सौदा नहीं करते हैं। मैं तो सरस्वती के बारे में आपके इरादे जानकर अभी तक हैरत ज़दा हूँ। आप न सिर्फ उससे अपनी तौहीन का इंतकाम लेते हुए अपने दिल के सारे अरमान निकालेंगे, बल्कि उसे आगे फरोख्त करके भारी रकम भी वसूल करेंगे। मैंने आप जैसा तेज दिमाग इंसान पहले कभी नहीं देखा। दिल करता है आपका चेला बन जाऊं। उसने खिलाफ तवक्को गुरूर से आरी संजीदा लहजे में कहा, इन बातों को छोड़ो, आप ये बताएं कि आप मेरे कारिंदों को कमांडो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं? मैंने भी संजीदा लहजा इख्तियार करते हुए कहा, कमांडो ट्रेनिंग नहीं, बुनियादी कमांडो ट्रेनिंग। और मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि उन्हें किस मिशन के लिए ट्रेन करना है। मुझे मालूम ही नहीं होगा कि आपके कारिंदों को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा, तो मैं उन्हें कैसे तैयार करूंगा। अगर आप मुझ पर एतमाद नहीं कर सकते तो फिर मुझसे ये फरमाइश भी न करें। इस सूरत हाल में आपसे इजाजत लेकर मैं जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत होना चाहूंगा। उसने मेरी बात गौर से सुनी, फिर उसके चेहरे पर कशमकश के आसार नजर आए। बिलाखिर उसने धीमे लहजे में कहा, मुझे आपको इस राज में शरीक करने पर कोई एतराज नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये मिशन अमल दरामद के करीब पहुँच जाने पर आपको एतमाद में लूं। इसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी।
क्योंकि इस राज से वाकिफ होने से आपकी सलामती और आजादी को संगीन खतरा लाहक हो सकता है। मैंने उसकी जहनी कैफियत भांपते हुए उस पर अपना दबाव मजीद बढ़ाने का सिलसिला मुलतवी करते हुए कहा, फिलहाल आप मुझे इस मिशन के मुमकिन हालात सरसरी तौर पर बता दें ताकि मैं उनके मुताबिक ट्रेनिंग प्लान तश्कील दे सकूं। प्रदीप सेन ने यकलख्त खुश होते हुए कहा, इसका मतलब है आप मेरे कारिंदों को कमांडो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं? मैंने संजीदा लहजे में कहा, हाँ, लेकिन मेरी ये आमादगी मशरूत है। मैं आपके कारिंदों को 1 माह तरबियत दूंगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग के तीसरे हफ्ते के आगाज पर मुझे अपने मिशन के बारे में हतमी तौर पर बताना पड़ेगा ताकि मैं अपने ट्रेनिंग प्लान में उसके मुताबिक रद्दो बदल और इजाफे कर सकूं। अब आप तफसील में जाए बगैर बता दें कि हमारे कमांडोज को इस मिशन के दौरान में किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। प्रदीप सेन कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर उसने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया। बोला, आपको पता है मुझे उस कतई अराजी को खरीदने के लिए पूरा 30 लाख रुपया दरकार है। उस जमीन को रिहायशी मकसद के लिए तैयार करने और होटल वगैरह की तामीर के लिए भी भारी रकम की जरूरत पड़ेगी। यूं समझ लें कि मुझे लगभग 50 लाख रुपए की जरूरत है। आप जैसा समझदार इंसान बआसानी समझ सकता है कि इतनी दौलत किसी सीधे साधे तरीके से तो हाथ लगने से रही। इसके लिए तो किसी बहुत बड़े शिकार पर हाथ मारना पड़ेगा और मैंने वो शिकार ताड़ रखा है। उसने गहरा सांस भरा और फिर बात आगे बढ़ाई। बोला, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि शिकार जितना बड़ा हो उतना ही खतरा होता है और उसे जेर करने के लिए उतनी ही ज्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं। मैंने उसकी बात मुकम्मल करते ही कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अब लगे हाथों ये भी बता दें कि मुझे आपके कारिंदों को क्या क्या तैयारियां करवानी है। प्रदीप सेन ने कुछ सोचने के बाद कहा, यूं समझ लें कि हमें एक बहुत बड़े जागीरदार का खजाना लूटना है। वो बिलाशुबा इलाके का सबसे दौलतमंद जागीरदार है जिसने अपने खजाने को बेहद महफूज जगह छुपा रखा है और उसकी हिफाजत के लिए सैकड़ों मुसल्लह कारिंदे तैनात कर रखे हैं। आपको मेरे कारिंदों को हथियार चलाने और लड़ाई में हाथ पैरों का माहिराना इस्तेमाल सिखाने के अलावा नकब लगाने, सुरंग खोदने, मजबूत दीवारों और आहनी दरवाजों और भारी फाटकों को बारूद लगाकर उड़ाने वगैरह में माहिर बनाना है। प्रदीप सेन ने जो कुछ बताया उसकी फितरत से वाकिफ होने के बावजूद मुझे चौंकाने के लिए काफी था। ताहम मैंने उसकी बात पूरी होने तक सब्र किया और फिर बोला, प्रदीप सेन जी, आपको शायद बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं सीधी और साफ बात करने पर यकीन रखता हूँ। मैं आपके कारिंदों को कितनी भी उम्दा कमांडो ट्रेनिंग दे दूं, सैकड़ों मुसल्लह मुहाफिजों की मौजूदगी में संगलाख दीवारों और आहनी दरवाजों के अकब में पोशीदा खजाने को लूटने की कोशिश सीधा साधा खुदकुशी का मिशन है। खजाना लूटना तो एक तरफ, आपका एक भी बंदा जिंदा सलामत वापस लौट आए तो उसे चमत्कार समझना। प्रदीप सेन ने कदरे दिफाई लहजे में कहा, मैं मानता हूँ कि ये मिशन सचमुच जानलेवा है, मगर वो खजाना इतना बेशकीमत है कि वो मेरे हाथ लग गया तो गोटी झील वाला मंसूबा पूरा करने के बाद भी मेरे पास बहुत बड़ी रकम बच जाएगी और मैंने अपने कारिंदों से वादा कर रखा है कि वो सारी रकम मैं उनमें बराबर बांट दूंगा। मुझे यकीन है कि उनमें से हर एक के हिस्से में कम से कम 1 लाख रुपया आएगा, जिससे उनकी कई नस्लें मालामाल हो जाएंगी। इसलिए मुझे यकीन है कि वो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। मैं उसे अपनी झूठी हमदर्दी का यकीन दिलाने के लिए इतने खतरनाक इरादे से बाज रखने की मजीद कोशिश करना चाहता था, ताहम उसकी आंखों और चेहरे पर इतना पुख्ता यकीन नजर आया कि मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। वैसे भी मैं पुर यकीन था कि उसका ख्याली पुलाव कभी भी पककर तैयार नहीं होगा। मैं अपना मकसद हासिल करने के बाद उसे पहले ही जहन्नम रसीद कर दूंगा। मुझे एहसास हुआ कि इस दौरान में प्रदीप सेन मुझे गौर से देख रहा है। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने गैर मामूली संजीदा लहजे में कहा, अभी मेरे जहन में एक ख्याल आया है, मैं आपको एक पेशकश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप उसे कबूल करने पर संजीदगी से गौर करेंगे। मैंने सवालिया नजरों से प्रदीप सेन को देखा। उसने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ कि आपका किरदार मेरे कारिंदों को कमांडो ट्रेनिंग देने तक महदूद न रहे, बल्कि आप इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। मैंने गौर से उसे देखा, फिर कहा, आपके कारिंदों को तरबियत देना भी तो मिशन का हिस्सा बनना है प्रदीप सेन जी। जरा वजाहत से बताएं कि आप मुझसे और क्या चाहते हैं। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे कारिंदों को बहुत उम्दा तरबियत देंगे, लेकिन मुझे खदशा है कि उन्हें अपने मिशन के दौरान में इस तरह के हालात दरपेश हो सकते हैं जिनसे वो सिर्फ आपकी तरबियत के साथ नहीं निपट सकते, क्योंकि वो सब लड़ने भिड़ने मरने मारने के तो माहिर हैं। कोई कठिन मरहला दरपेश होने पर दिमाग लड़ाना और हिकमत अमली बनाना उनके बस की बात नहीं होगी। मेरी इस छोटी फौज को एक सिपाह सालार, एक लीडर की जरूरत है। मुझे यकीन है कि ये जिम्मेदारी आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता।
मैंने प्रदीप सेन का एक एक लफ्ज गौर से सुना और फिर कहा, आपके इस भरोसे पर मुझे खुशी है प्रदीप सेन जी, लेकिन अफसोस मैं आपकी ये पेशकश कबूल नहीं कर सकता। मेरी बात पूरी होते ही उसने कहा, मुझे पता है कि ये मिशन बहुत खतरनाक है, जिसके दौरान जान भी जा सकती है, मगर कामयाबी के बाद हम सबकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिक्र न करें, मैं आपको अपने बाकी कारिंदों की तरह बची कुची रकम में से हिस्सा पेश नहीं करूंगा। इस मिशन की कामयाबी का इन्हिसार दरअसल आप ही की कारकर्दगी पर होगा, लिहाजा मैं आपको इस मिशन की कामयाबी के नतीजे में हासिल होने वाली दौलत में अपना पार्टनर बनने की पेशकश करता हूँ। आप हाथ लगने वाली दौलत में से 10% के हिस्सेदार होंगे और मैं आपको सुनीता नगर में भी एक बड़े कतई अराजी का मालिक बना दूंगा। मैंने संजीदा लहजे में कहा, आपकी ये पेशकश बिलाशुबा दिल ललचा देने वाली है, मगर अफसोस मेरा जवाब बदस्तूर इनकार में है। और ये भी बता दूं कि मेरे इस मनफी जवाब का ये मतलब नहीं कि आपने मुझे जिस दौलत की पेशकश की है मैं उसमें इजाफा करवाना चाहता हूँ। ना ही इस इनकार का मिशन के खतरनाक बल्कि जानलेवा होने से कोई ताल्लुक है। प्रदीप सेन ने हैरानी से मुझे देखा, बोला, तो फिर क्या वजह है? मैंने गहरी संजीदगी के साथ कहा, देखें प्रदीप सेन जी, बात बहुत सीधी है। मैं सिर्फ दौलत के लालच में ऐसे किसी मिशन पर शामिल होकर अपनी जान दांव पर क्यों लगाऊं जिसका करता धरता मुझे भरोसे के काबिल भी न समझता हो। आपको शायद बुरा लगे, लेकिन मैं अपने उसूलों के सामने मजबूर हूँ। मुआवजा खा कितना भी बड़ा हो, मुझे किराए का टट्टू बनने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा कि पूरी मालूमात के बगैर मैं आपके कारिंदों को मुतवक्के हालात के मुताबिक तरबियत नहीं दे सकता, लेकिन आप राजदारी का पर्दा गिराने को तैयार नहीं है। अगर आप वाकई मुझे इस मिशन में अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं तो मुझे सब कुछ साफ साफ बता दें। प्रदीप सेन ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर मेरा पार्टनर बनने के लिए आपकी यही शर्त है तो मैं बता देता हूँ। हमारा वो मिशन निजाम हैदराबाद के कब्जे में मौजूद जैकब हीरा चुराना है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। सच तो ये है कि उसकी बात सुनकर मुझे खासा जोर का झटका लगा। ये शख्स हर बार मेरी तवक्को से ज्यादा कमीना, लालची और खतरनाक हद तक मक्कार साबित हो रहा था। मेरा जी चाहा कि उसके फूले हुए गालों पर जोर का थप्पड़ रसीद करूं, ताहम मैंने हैरत के रस्मी से इजहार पर इक्तिफा किया। कहा, क्या आप सचमुच निजाम हैदराबाद को लूटना चाहते हैं? ये तो वाकई बहुत खतरनाक काम है, हम सबको जान के लाले पड़ सकते हैं। प्रदीप सेन ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा है कि ये कोई आसान मिशन नहीं है, लेकिन अगर हमने होशियारी से काम लिया तो हम बहुत कम खून खराबे के साथ अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। ये मकसद हासिल करने के लिए मैंने गुज़श्ता कई महीनों से अपने कारिंदे निजाम हैदराबाद के महल किंग कोठी की निगरानी पर तैनात कर रखे हैं, जो निजाम मीर उस्मान अली खान के मामूलात जिंदगी और किंग कोठी के हिफाजती इंतजामात और अंदरूनी मामलात की सुनगुन लेकर मुझ तक सारी मालूमात पहुंचाते रहते हैं। प्रदीप सेन ने दाद तलब नजरों से मुझे देखा और फिर बात आगे बढ़ाई। बोला, जासूसी के इन इंतजामात की वजह से मुझे बहुत सी ऐसी मालूमात हासिल हुई हैं जो हमारे मिशन की कामयाबी आसान बना सकती हैं। बस हमें उम्दगी से मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। मैंने उसके इरादे मजीद भांपने के लिए कहा, निजाम हैदराबाद के पास जैकब हीरे के अलावा बहुत दौलत है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि वो अब भी दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। प्रदीप सेन ने मेरी बात सुनकर असबात में सर हिलाया। बोला, आप ठीक कह रहे हैं, हजारों सेर सोना और हीरे जवाहरात उसके कब्जे में हैं, जिनकी कीमत करोड़ों बल्कि अरबों रुपया बनती है। अगर वो सब हमारे कब्जे में आ जाए तो हम सब इंडिया के सबसे दौलतमंद अफराद बन जाएं। मगर मुझे ये भी बखूबी अंदाजा है कि हम जितना ज्यादा लालच दिखाएंगे हमारे लिए खतरात में भी उतना ही इजाफा होता जाएगा, क्योंकि हमारे कार्रवाई शुरू करने के फौरन बाद रियासती पुलिस हरकत में आ जाएगी और हमारे लिए फरार होना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने कारिंदों का कम से कम जानी नुकसान चाहता हूँ, इसलिए निजाम हैदराबाद का सारा खजाना लूटने की बजाय हम निजाम हैदराबाद का जैकब हीरा लूटने पर इक्तिफा करेंगे। मैंने उसकी बात पूरी होते ही पूछा, जैकब हीरा लूटने के लिए भी तो हमें उन्हीं सारी मज़ाहमतों और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा प्रदीप सेन जी। उसकी हिफाजत के लिए भी तो बाकी खजाने की तरह सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए होंगे। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। बोला, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। किंग कोठी के अंदर भी मेरा जासूस है, जिसने मुझे बताया है कि निजाम का बाकी खजाना तो दर्जनों मुसल्ला रजाकारों के पहरे में महल के मोटी मोटी पथरीली दीवारों वाले एक हिस्से में इंग्लैंड से मंगवाए गए भारी भरकम कुफलों वाले ताबूतों में महफूज है। अलबत्ता जैकब हीरा हमेशा निजाम की ख्वाबगाह में मौजूद रहता है और महल से बाहर जाने का प्रोग्राम हो तो वो उसे अपनी ख्वाबगाह ही की एक तिजोरी में बंद कर जाता है। मैंने सताइश भरे लहजे में कहा, आपने तो वाकई अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। महल के अंदर भी अपना जासूस पहुंचा दिया। प्रदीप सेन ने फखर से गर्दन ऊंची करते हुए कहा, जी हाँ,
اور یہ بھی بتا دوں کہ میرا وہ جاسوس کسی ادنا خادم کی حیثیت سے محل میں موجود نہیں ہے، بلکہ اسے نظام حیدرآباد کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ شاہی دسترخوان بلکہ نظام کی خوابگاہ تک رسائی رکھتا ہے۔ میرے اس جاسوس کی بدولت مجھے نظام کی کچھ ایسی عادات اور معلومات ملی ہیں جو ہمارے مشن کو کامیاب بنانے میں مرکزی کردار ادا کریں گی۔ میرے اس جاسوس نے بڑی محنت اور لگن کے ذریعے نظام کے دل میں جگہ بنائی ہے، ورنہ بڈھا 2-3 خاص معتمدین کے علاوہ اپنے کسی خادم کو زیادہ منہ نہیں لگاتا۔ میں نے حیرانی سے کہا، تم نے کیا نظام کے کسی قدیم خدمتگار کو خرید کر اپنا جاسوس بنا لیا ہے؟ خرانٹ بڈھا کسی نووارد پر تو اعتماد کرنے سے رہا۔ پردیپ نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا، بولا نہیں، میرے جاسوس کو محل میں گھسے صرف 6 ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن وہ نظام کی جذباتی کمزوریوں کو اپنے فنکارانہ ہتھ کنڈوں سے نشانہ بنا کر اس کی نظروں میں چڑھ گیا ہے۔ اب نظام اس پر عنایت و کرم فرمائی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، حد درجے کنجوس ہونے کے باوجود اسے قیمتی تحائف پیش کرتا ہے، اپنے دسترخوان پر مدعو بھی کرتا ہے۔ میں نے سخت حیرانی بھرے لہجے میں کہا، کمال ہے، آپ کا وہ جاسوس ہے کون پردیپ سین جی؟ اور اس نے نظام جیسے جہاں دیدہ اور خود پسند انسان کو اتنی جلدی کیسے شیشے میں اتار لیا؟ پردیپ سین نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، نظام کے محل یعنی کنگ کوٹھی کے رہائشی حصے مبارک مینشن کے عین سامنے ایک خاصی بڑی مسجد واقع ہے جس کا نام جودی مسجد ہے۔ نظام محل میں موجودگی کے دوران ہمیشہ اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تاہم یہ مسجد نظام کی زندگی میں ایک اور طرح سے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ نظام کی والدہ امت الزہرا اور ان کی بیگم دلہن پاشا مسجد کے مرکزی ہال سے منسلک ایک ہال میں دفن ہے، اور نظام نے وصیت کر رکھی ہے کہ مرنے کے بعد اسے بھی انہی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ امید ہے اب آپ اس مسجد کے ساتھ نظام کی جذباتی وابستگی کی شدت سمجھ چکے ہوں گے۔ میں نے کہا، جی بالکل سمجھ گیا۔ ایسی صورتحال میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن اس جذباتی وابستگی سے آپ کے جاسوس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بڑے مزے کی کہانی ہے۔ ہوا یہ کہ 1.5 سال پہلے ایک عجیب و غریب سے انسان گگن سے میرا پالا پڑا۔ وہ پیدائشی طور پر ہندو تھا، لیکن اس کی بیوہ ماں ایک مسلمان رئیس کے گھر میں ملازمہ تھی۔ اس نے اسی رئیس کی حویلی میں پرورش پائی تھی اور اسی کے بچوں کے ساتھ پلا بڑھا۔ ان بچوں کو ایک قاری قرآن پڑھانے آتا تھا جو انہیں نماز وغیرہ پڑھنا بھی سکھاتا تھا، اور اس مقصد کے لیے بچوں کو معروف قرآنی سورتیں بھی حفظ کروائیں جو گگن نے بھی رٹ لیں۔ پردیپ سین نے ٹھہر کر اندازہ لگانا چاہا کہ میں اس کی باتیں دلچسپی سے سن رہا ہوں یا نہیں، پھر اس نے قصہ آگے بڑھایا۔ بولا، مختصر یہ کہ 14-15 سال کی عمر کو پہنچا تو گگن ایک ایسا نوجوان بن گیا جس کا رہن سہن، بول چال، حلیہ، غرض سب کچھ مسلمانوں جیسا تھا، لیکن وہ اندر سے اپنی ماں کے مذہب پر پوری طرح قائم تھا۔ ادھر اس پر ہمیشہ سے کم وقت میں بلکہ راتوں رات دولت کمانے کی دھن سوار تھی، اس لیے کہیں ٹک کر ملازمت کرنا اور محنت سے روزی کمانا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اس نے نوسر بازی کو اپنا دھندا بنا لیا۔ پردیپ سین نے قدر توقف کے بعد کہا، وہ مجھے محبوب نگر کے ایک تھانے کے حوالات میں قید ملا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ اپنی نام نہاد شرافت اور مذہبی وضاقتہ کا سہارا لے کر کھاتے پیتے مسلمان گھرانوں میں شادی کر لیتا ہے، اور پھر لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے چڑھائے گئے گہنے اور کوئی دیگر قیمتی اشیاء ہتھیا کر چمپت ہو جاتا ہے۔ شک تھا کہ وہ ایسی کئی وارداتیں کر چکا تھا۔ اس کے ہندو ہونے کا پول اتفاقاً کھل گیا تھا۔ میں نے بھانپ لیا کہ اس بہروپیے سے کوئی بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے تھانے دار کو روپیہ کھلا کر اسے چھڑا لیا۔ وہ چند لمحوں تک اپنی کاریگری پر مسکراتا رہا، پھر اس نے کہا، نظام کے محل میں نقب لگانے کا منصوبہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے کنگ کوٹھی میں کوئی گھر کا بھیدی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ محل کے ملازمین میں اپنا کوئی جاسوس بھرتی کروانے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ بالآخر ایک جاننے والے کے ذریعے ایک راستہ نظر آیا۔ محل کے اندر جودی مسجد میں مؤذن اور پیش امام کے معاون کی جگہ خالی ہوئی۔ میں نے اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کر کے گگن کو سید انعام اللہ کے نام سے وہاں بھرتی کروا دیا اور اسے خصوصی ڈیوٹیاں سونپ دی۔ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی ستائش بھرے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں بڑی مہارت سے کرتے ہیں پردیپ سین جی۔ اتنے مشکل حالات میں بھی اپنا جاسوس نظام کے محل میں پہنچا دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آگے تو سنو۔ گگن نے مسجد میں ڈیرا جماتے ہی نظام کی سرگرمیوں اور عادات کی اطلاعات مجھ تک پہنچانی شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ نظام نماز پڑھنے تو آتا ہے لیکن پیش امام کے سوا کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ ایسے میں میری ہدایت کے مطابق اس کی خصوصی توجہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اسے تحمل کے ساتھ موقع کی تلاش جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ پھر اس نے مجھے ایک کام کی بات بتائی۔
نظام شاید بڑھاپے کی وجہ سے بے خوابی کا مریض بن گیا تھا اور اکثر رات کے آخری پہر تن تنہا اپنی ماں اور بیوی کی قبر پر حاضری دینے آ جاتا۔ پردیپ سین نے شیطانی ہنسی کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر کہا، یہ اطلاع ملتے ہی میں نے گگن کو کہا کہ نظام کو اپنے جال میں پھنسانے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا اور اسے خصوصی ہدایات جاری کی۔ اگلی رات نظام ایک بار اپنی ماں اور دلہن پاشا کی قبروں پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دونوں قبروں پر عود اور لوبان سلگ رہا ہے اور صاف لگ رہا تھا کہ کسی نے کچھ ہی دیر پہلے قبروں کے آس پاس صفائی ستھرائی کی ہے۔ اگلی رات وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جان بوجھ کر دونوں قبروں پر پہنچا تو ایک بار پھر وہی سما پایا۔ تیسری رات وہ ذرا جلدی وہاں جا پہنچا اور چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ پردیپ سین نے لمحہ بھر ٹھہر کر یقین کیا کہ میں سب کچھ توجہ سے سن رہا ہوں، پھر بات آگے بڑھائی۔ بولا، نظام نے دیکھا کہ اس کی ماں اور بیوی کی قبریں تازہ خوشبوؤں سے مہک رہی ہیں اور مسجد کے پیش امام کا نائب اس کی ماں کی قبر کے پہلو میں دو زانو بیٹھا جھوم جھوم کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ صورتحال دیکھ کر بڈھا ہکا بکا رہ گیا، مگر فوراً مداخلت کرنے کی بجائے وہ ایک ستون کے عقب میں چھپ کر دیکھتا رہا کہ اس شخص کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ گگن نظام کی موجودگی سے انجان بنا قرآن پڑھتا رہا اور پھر اپنی تلاوت کا ثواب با آواز بلند دونوں مرحوم خواتین کو پہنچا کر نہایت درد مندانہ انداز میں ان دونوں کی مغفرت اور درجات کی دعا کرتا رہا۔